वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आपको दिखाते हैं सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज बता रही हैं उर्दू के फरोग के लिए आइन अदब के अनोखे अंदाज के बारे में। गज़ल के इर्तकाई दौर में हुस्न और इश्क ही इसका मौजू था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें वुस्अत आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गज़ल की, इश्क की और हुस्न की बात आखिर क्यों कर रही हूँ। तो वो इसलिए कि मैं आज आई हूँ आइन अदब की जानिब से गज़ल की तारीख़ जानने के लिए और यहाँ पर कुछ शानदार और बेहतरीन सी परफॉर्मेंसेस देखने के लिए। तो सोचा क्यों ना आपको भी इस गज़ल नाइट में शामिल करें। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अली मज़हर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं आज की इस शाम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अली, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ बताएं, ये जो गज़ल नाइट है इसका ख्याल कैसे आया और आपका ये जो वेंचर है आइन अदब, इसको बनाने का मकसद क्या है? तो ये था कि हम नौजवान नस्ल को उर्दू शायरी से नसर से रुशनास कराएं। आपको पता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, ख़ास तौर पे स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में अब उर्दू ज़बान से दूरी जो है वो काफ़ी वाज़ेह है। मैं ख़ुद क्योंकि दरस व तदरीस से मुंसलिक हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमें कोई ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिसमें हम अपनी नौजवान नस्ल को शायरी के, नसर के सारे रमूज़ बड़ी सिंपल और आसान ज़ुबान में समझा सकें। और आपने ख़ुद भी देखा कि कितनी आसान ज़ुबान में लोगों को मौसीकी के हवाले से, गज़ल के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई। तो अली, अब तक आपका ये जो वेंचर है आइन अदब कितने इवेंट्स करवा चुका है और रिस्पॉन्स कैसा है? जी, शुरू में तो ज़ाहिर है कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। तो पिछले 5-6 सालों में हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स किए हैं। 2 साल से हम फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट का चल रहा है वर्ल्ड सिटी का लाहौर इवेंट, उसमें हमने परफॉर्म किया है और आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों में रुझान बढ़ रहा है। अपने स्टूडेंट्स में उर्दू से मोहब्बत जो है वो किस तरह से उजागर करते हैं? बच्चों का मुझे लगता है या स्टूडेंट्स का इतना कसूर नहीं है जितना माँ बाप का है। अच्छा। और जब तक माँ बाप अपने माजरत खाना रवैया उर्दू को लेके रद्द नहीं करेंगे, हम बच्चों को जो है वो इस चीज़ का शऊर नहीं दे सकेंगे कि उर्दू हमारी ज़ुबान है और हमें इसको बोलने में किसी किस्म की आर या हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। ओके, आज आप गज़ल नाइट एंजॉय करने आया, तो क्या कहोगे आज की इस रात के बारे में? आज की नाइट काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। मैंने काफ़ी कुछ सीखा आज, लाइक मक्ता एंड ऑल। मुझे इस बारे में नहीं पता था पहले। अपने जैसे यंगस्टर्स को कुछ कहना चाहोगे? आप लोग उर्दू तहज़ीब की तरफ आएँ। बाकी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उर्दू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इस कंट्री में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी भाई, समय बिल्कुल ठीक। अच्छा अकबर, मुझे ये बताएं कि एक सिंगर जो है वो उर्दू को किस तरह से प्रमोट कर सकता है? गज़लियात के ज़रिए ही प्रमोट कर सकता है, क्योंकि गज़ल में बहुत सारी गुंजाइश है उसको लोगों तक पहुंचाने की। मतलब आपकी कंपोजिशन है, आपकी अदायगी है, शायरी का चुनाव है। ऐसे शायरों को चुना जाए जो कि लोग ऑलरेडी उनको पसंद करते हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि उसको इस वे में जाके उसको प्रमोट किया जा सकता है। तो अकबर, आपका कोई न्यू सिंगल मार्केट में आने वाला है नियर फ्यूचर? अभी रिसेंट मेरा और मेरे बड़े भाई जावेद बशीर जी का एक नया सिंगल आ रहा है, दूर रहना। थोड़ा सा आप उसकी कुछ लाइंस यहाँ हमारे लिए गा सकते हैं? मैं बिल्कुल गा सकता था, लेकिन अभी वो बिल्कुल क्या कहते हैं कि इन प्रोसेस है। कोई और गज़ल, कोई और चीज़ जो आप सुनाना चाहें? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, प्रोग्राम अच्छा कामयाब हो गया। बहुत अब रिलैक्स ज़बरदस्त। आप उर्दू के रुझान के लिए बहुत काम कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका में भी आप बहुत काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। बेटा, इस तरह के हमने 70-75 प्रोग्राम पूरी दुनिया में किए हैं, कवाली पर, गज़ल पर, ठुमरी पर, कथक पर, क्योंकि ये हमारी सकाफत, हमारी शनाख्त है। मुझे, मेरे देखने वालों को गज़ल की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताएं। गज़ल की इब्तदा 7वीं सदी मुल्क अरब में हुई, जहाँ ये कसीदा से निकली। वहाँ कसीदे में 3 हिस्से थे, नसीब, राहील और नज़्म। नसीब में रोमांस का, इश्क का, मोहब्बत का, प्यार का, खूबसूरती का जिक्र था। नसीब में इंसान की तन्हाई का, उदासी का और अपने कबीले का जिक्र था, और फिर उसके बाद कसीदा आता था। तो कुछ 100 साल के इर्तिका के बाद बनो उमैया तक नसीब कसीदे से अलग होकर गज़ल बन गया, और उसके बाद गज़ल बनो उमैया के दौर से लेकर बनो अब्बास के दौर में ईरान में आई और फ़ारसी में गज़ल कहना शुरू हुई, जहाँ पर हाफिज़ ने और रूमी ने गज़ल कही
और जब फ़ारसी ज़बान में गज़ल लिखी गई तो इसमें मतले की इब्तदा हुई, तखल्लुस की इब्तदा हुई, इसमें रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ, इसमें हर शेर को ऑटोनमस बनाया गया, और जो पाबंदी थी कि दोनों मिसरे शेर के एक मुकम्मल फ़िक्रा बनाएं, वो पाबंदी उठा दी गई। उसके बाद 13वीं 14वीं सदी में, बल्कि 12वीं से लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के इलाके में गज़ल आना शुरू हुई, और 17वीं 18वीं सदी में उर्दू ज़बान में बाकायदा गज़ल लिखी जाने क्या लगी। बात है। तो मौसीकी की दुनिया में गज़ल की अहमियत कब वाज़ेह हुई थी? 19वीं सदी में पारसी थिएटर के साथ गज़ल गाई जाने लगी। जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड आए, फोनोग्राफ्स आए, तो उनकी ड्यूरेशन 3-1 मिनट थी, जिसमें ख्याल, ठुमरी और दूसरी इसनाद गाना मुश्किल था, लेकिन गज़ल 3 मिनट में गाई जाती थी। तो फिर उसके बाद हमारी दुख्तरान बाम, जिन पर बड़ा जुल्म किया क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने और अंग्रेज़ी सरकार ने, उन्होंने अपने आप को एक वेनियर बनाने के लिए रिस्पेक्टेबिलिटी का गज़ल लिखनी और गज़ल गानी शुरू की। और फिर नवाब वाजिद अली शाह ने लखनऊ में अपने कोर्ट में गज़ल को लिखा, गाया और गवाया। क्या बात है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। गज़ल के बारे में आज अबू हुरैरा ने क्या सीखा? हमें तो पहले पता ही नहीं था कि उर्दू लैंग्वेज इतनी जो उसमें वुसअत है। अब हमें यहाँ पे आके भी जो नरेटर से सारे उन्होंने बताया कितना गज़ल की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितनी हिस्ट्री है इसकी। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि हम उर्दू लैंग्वेज को फ़रोग़ दें।